नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। हमारी क्लासेस डेली की डेली कंटिन्यू हैं। हमने ज्योमेट्री सेक्शन में जो एंगल वाला पार्ट है वो पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब ध्यान रखना, पूरी तरह खत्म कर दिया मतलब ऐसा नहीं है कि उसका क्वेश्चन आगे नहीं आएगा, उसी का क्वेश्चन कोण का अभी जो चैप्टर पढ़ रहे उसमें भी आएगा। सिर्फ कोण एवं उनके प्रकार जो हमारे सिलेबस में है, कोण एवं उनके प्रकार वो निपटा दिया था हमने। उसके बाद आप ही के सिलेबस में ध्यान रखना, दोनों लेवल 1 लेवल 2 दोनों के सिलेबस में है ये। और साथ में लेवल 2 में तो स्पेशली इसी बार जुड़ा है, लेवल 2 में बहुभुज इस बार जुड़ा है, यानी लेवल 2 में भी चांसेस है एक प्रश्न आएगा। और ध्यान रखना, लेवल 1 में तो 100% इस चैप्टर का जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक सवाल निश्चित आएगा। आप ध्यान रखना, लेवल 1 में एक सवाल हर बार आता है। हाँ, अब आपकी किस्मत खराब हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आपका वो एक सवाल आप चाहते हो राइट हो जाओ तो मात्र 20 से 30 मिनट में आप वो एक सवाल राइट कर सकते हैं। दूसरा, वनपाल वन रक्षक के सिलेबस में भी 10th लेवल तक की मैथ है, तो उनके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 8 क्लास के सिलेबस में ही है, कहीं हाई लेवल में ये चैप्टर नहीं आता। तो जो लोग वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में ही आपके कोई मिलने वाले, आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है। अगर आपका कोई भाई बहन स्कूल में पढ़ता हो, जो 8 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, तो उन लोगों के लिए भी ये ज्योमेट्री सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो खाली नंबर के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जिसको भी जरूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसकी मदद ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें समतल ज्यामितीय आकृतियां पढ़ा था। देखो मैं आपको समझा देता हूं, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, ये क्या हाई लेवल क्लास में आता है, फिर भी जो समतल है तो समतल की फिर से परिभाषा भी होती है कि एक ही तल में स्थित बहुत सारी रेखाओं के बीच बनने वाली आकृति समतलीय आकृति होती है। लेकिन अपने वो एक तल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में आता है तो अपने मतलब नहीं है। दूसरा, समतल आकृतियां अलग से नहीं बनती, वो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदुओं से कोई एक आकृति बनती है, उसी से बनती है। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो आकृतियां 2 प्रकार की होती है, एक बंद और एक खुली। एक होती है बंद आकृति और एक होती है खुली आकृति। फिर मैंने कहा था कि हम खाली बंद आकृतियों को पढ़ते हैं, तो बंद आकृतियों में भी एक होती है उत्तल आकृतियां, एक होती है अवतल आकृतियां। अब उत्तल अवतल काम कहां पे आता है, आप ध्यान रखना, उत्तल अवतल काम कहां पे आता है। तो आज का अपना स्पेशल चैप्टर है पूरा का पूरा, वो है बहुभुज। आप ध्यान रखना, बहुभुज पॉलीगन। आज का जो अपना ये पूरा चैप्टर है वो किसका है, बहुभुज। आज हम इसकी खाली थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बीच में मैं क्वेश्चन की हिंट दे दूंगा। बाकी आप ध्यान रखना, इसके जो मैं पॉइंट पढ़ाऊं अच्छी तरह आप नोट्स बना लेना। कुछ भी हो जाए इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। कितने तरीके से एग्जामिनर घुमा सकता है वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। और बहुत ही आसान तरीके से, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और जो अगली क्लास होगी हम उसमें सिर्फ इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बहुभुज, तो बहुभुज की एक ही परिभाषा है, बहुभुज की एक ही परिभाषा है। बहुभुज पहले तो एक समतलीय आकृति है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। हमारी भाषा में क्या बोलोगे, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। बहुभुज एक समतलीय आकृति है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। अब बात यह आती है कि बहुत सारी भुजाएं तो बहुभुज, लेकिन कितनी, तो आप खुद सोचो। अगर ये एक ही भुजा है, भुजा कोई ऊपर से नहीं आया, ठीक है, भुजा का मतलब होता है एक रेखा, एक रेखा बहुत सारी रेखाओं से मिलकर आकृति बने, तो भुजा का मतलब एक रेखा ही है। आप मुझे बताओ ये एक रेखा है, कोई आकृति बनी क्या, कोई आकृति नहीं बनी, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एक सरल रेखा बोलेंगे। फिर मैंने आपके 2 लाइनें खींची, आप मुझे बताओ कोई आकृति बनी क्या, कोई आकृति नहीं बनी, क्योंकि बहुभुज का मतलब बंद आकृति होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 3 रेखाओं को क्रॉस करवाऊं, अगर मैं 3 रेखाओं को क्रॉस करवाऊं तो देखो 3 रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने से जो बंद आकृति बनती है
जो बंद आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो आप देखो ये रहा, 3 रेखाएं कटी, तो जब मैं इसको बाहर निकालूं तो मुझे कैसा दिखेगा? ये रहा। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? त्रिभुज। आपके 3 भुजाएं हैं, देखो बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, तो आप बहु को हटा दो। अब आपकी बारी है सबसे पहले, अब आपकी बारी है सबसे पहले कितनी भुजाएं आएंगी? तो कम से कम एक आकृति में 3 भुजाएं होनी जरूरी है। कम से कम एक आकृति में 3 भुजाएं होनी जरूरी है। तो 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है। अब आगे की बारी अपनी। अब हमने क्या किया? अब हमने 4 लाइनें क्रॉस करवाई, तो चार भुजाओं से घिरी आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो आप देख लो ये कितनी भुजाएं हैं? 4, तो इसको क्या बोल दिया? चतुर्भुज। उसी तरह 5 भुजाएं तो पंचभुज, 6 भुजाएं तो षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, फिर आगे बढ़ता जाएगा। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन 11 भुजाएं, 12 भुजाएं, 50 भुजाएं, 60 भुजाएं, यानी ऐसी कोई भी आकृति हो सकती है जिसकी कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी भुजाएं होंगी? 3। आप ध्यान रखना, 3 भुजाएं कम से कम होती हैं, और उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। तो आप नाम ध्यान रखना, ये भुजाओं की संख्या है। तो हम अभी शुरुआत कहां से कर रहे हैं? हम शुरुआत बड़े से करते हैं। अगर इसकी बहुत सारी भुजाएं हो, आप ध्यान रखना, अगर इसकी बहुत सारी भुजाएं हो, हमने क्या मान लिया? n भुजाएं। हमने मान लिया किसी बहुभुज की भुजाएं कितनी है? n। n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक, लेकिन आपके यहाँ पे n क्या नहीं हो सकता? n 1 नहीं हो सकता, n 2 नहीं हो सकता, n ये दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पे वैसे तो होता ही है यहाँ पे। अब कम से कम 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भुजाएं भी हो सकती हैं, 5 भुजाएं भी हो सकती है, 6 भुजाएं भी हो सकती है, और अनंत भुजाएं भी हो सकती हैं। आप ध्यान रखना, एक बहुभुज की 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भुजाएं भी हो सकती है, 5 भुजाएं भी हो सकती है। हम सबको पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, जिसकी 3 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जिसकी 5 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? पंचभुज। जिसकी 6 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। और जिसकी अनंत भुजाएं हैं, देखो अनंत भुजाएं कोई चित्र बनता नहीं है, अनंत भुजाओं से कोई चित्र नहीं बनता, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो, ये भुजाओं की लंबाई क्या है? जैसे जैसे आपके ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अगर आप इसको चेक करो तो एक आकृति ऐसी आएगी वृत्त की, जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते कि भुजाएं कितनी हैं, कोई अलग से नहीं आया है। ये जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ही ये आएगा। वृत्त आपको मान सकते हो कि वृत्त में भुजाएं कितनी होती हैं? अनंत। वृत्त कहीं से अलग नहीं आता। जो आर्क होता है, आप ध्यान रखना, जो ये आर्क होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। अब बताओ, बिंदु कोई अलग से थोड़ी है। बिंदु ऐसी चीज है जिसकी जो लंबाई है वो नगण्य है, शून्य नहीं है। जिसकी लंबाई नहीं होती हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नगण्य है, न के बराबर है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें भुजा की लंबाई हम नगण्य मानते हैं। तो वृत्त में अनंत भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो बहुभुज, आपको मैंने खाली इतना बताया कि बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, और बार बार एक नाम आएगा n। तो n किसको बताएगा? n भुजाओं की संख्या को बताएगा, n आपके भुजाओं की संख्या को बताएगा, ठीक है। अब कल ही हमने पढ़ा था बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होगा आपका उत्तल बहुभुज, और एक आपका होगा अवतल बहुभुज। एक होगा उत्तल बहुभुज और एक होगा अवतल बहुभुज, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में क्या अंतर है। तो इसमें एक नाम आएगा आंतरिक कोण। सभी आंतरिक कोणों का मान, सभी आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है। सभी आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है। यहां पे किसी भी या कोई भी एक, किसी भी या
कोई भी एक आंतरिक कोण का मान, कोई भी एक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है। कोई भी एक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है। पहली परिभाषा वो आपको थ्योरी में पूछ सकता है घुमाने फिराने के लिए, तो मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी एक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है। कैसे? तो देखो चतुर्भुज से शुरू करते हैं अभी, ठीक है। अब याद ध्यान रखना, मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, तो आपका चतुर्भुज आप मर्जी ऐसा बनाओ लेकिन अंदर की तरह दिखना चाहिए। ये रहा, तो ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण और ये आंतरिक कोण। तो सभी आंतरिक कोण का मान क्या है? 180 डिग्री से कम। लेकिन यही चित्र मैं आपके यहां पे बनाऊं, ये तो आप देखो एक आंतरिक कोण का मान कितना है? 180 डिग्री से अधिक है। दूसरा विकर्णों के हिसाब से, तो इसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। इसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। इसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। लेकिन इसमें कोई भी एक विकर्ण बाहर होगा। कोई भी एक विकर्ण कहां होगा? बाहर होता है। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं एक ही बाहर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर आपको एक भी फॉल्ट मिल गया, तो वो किसमें आएगा? अवतल बहुभुज। आपको एक भी फॉल्ट मिल गया तो वो आपके किसमें आएगा? अवतल बहुभुज। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको राइट डाउन आपने पहले भी कर लिया होगा, एक बार फिर बहुभुज में आप इसको अच्छी तरह लिख लेना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम जितनी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब कौन सी होती हैं? तो हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब की सब उत्तल बहुभुज होती हैं। फिर भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि त्रिभुज, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताने वाला। और एग्जामिनर चाहे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, त्रिभुज के आगे पढ़ेंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कि कभी त्रिभुज का एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या? त्रिभुज का कोई भी एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या? तो कभी नहीं होगा। आप ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं होगा। यानी सारे के सारे त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं वो सब उत्तल त्रिभुज ही होते हैं। ध्यान रखना, उत्तल त्रिभुज ही होते हैं। यानी अवतल में त्रिभुज संभव नहीं है। आपके ऐसा कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है जो अवतल त्रिभुज हो। थ्योरी में वो दे सकता है कि बहुभुज के बारे में उसने आपको बता दिया, लेकिन अवतल त्रिभुज होता है क्या? तो अवतल त्रिभुज नहीं होता। आप ध्यान रखना, अवतल त्रिभुज कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके कोण 180 डिग्री से कम ही होंगे। ठीक है, दूसरा चतुर्भुज, तो एक हो गया उत्तल चतुर्भुज और एक हो गया अवतल चतुर्भुज। अब हम जितने चतुर्भुज पढ़ते हैं वो सब के सब क्या है? उत्तल चतुर्भुज। यानी हम वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जितने भी समांतर चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हम पढ़ते हैं वो सब के सब कौन से चतुर्भुज है? वो उत्तल चतुर्भुज है। और अवतल चतुर्भुज कौन सा होता है? जो अभी मैंने आकृति बनाई, देखो जो इस तरह दिखेगा, एक ही चतुर्भुज ऐसा संभव है। ये रहा एक ही चतुर्भुज जो आपको देखो 1 2 3 4 भुजाएं दिखे, तो एक ही ऐसा चतुर्भुज है जो अवतल चतुर्भुज संभव है। तो देख लो आप, विकर्ण एक बाहर बनेगा और एक अंदर बनेगा। ये तो एक ही ऐसा चतुर्भुज है अवतल चतुर्भुज में। बाकी पंचभुज में बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, षटभुज में बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। मुझे यह समझाना था कि आपको उत्तल अवतल का मतलब समझ में आए। और त्रिभुज, तो त्रिभुज में अवतल त्रिभुज संभव नहीं है। आप ध्यान रखना, अवतल त्रिभुज संभव नहीं है। हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम बहुभुज की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखना, अब हम किसी भी बहुभुज की बात करें, बहुभुज मतलब आपको उत्तल बहुभुज से मतलब है।
आपको बहुभुज मतलब उत्तल बहुभुज से मतलब है, आप ध्यान रखना, हम खाली उत्तल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक बहुभुज में भुजाएं होती हैं, एक बहुभुज में भुजाएं होती है, तो भुजाएं कितनी होती है? n। एक बहुभुज में दूसरा आंतरिक कोण होते हैं, आंतरिक कोण, तो कितने आंतरिक कोण होंगे? n। एक बहुभुज में शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष भी कितने होंगे? n। और एक बहुभुज में बाह्य कोण होंगे, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का एक बहिष्कोण होता है। लास्ट क्लास में बताया था, प्रत्येक आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण का एक बहिष्कोण होगा, एक आंतरिक कोण का एक बहिष्कोण होगा, तो n आंतरिक कोण तो n बहिष्कोण, और इन दोनों का योग एक आंतरिक कोण और उसी के बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म। मैं खाली आपको एक चित्र बना के समझा देता हूं। एक बहुभुज है, ये कोई भी एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता इसमें भुजाएं कितनी हैं, लेकिन इस बहुभुज में ये मैंने बिंदु कर दिए, ठीक है। इस बहुभुज में कोण कितने हैं? तो देखो, आंतरिक कोण 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 आंतरिक कोण है, यानी इस बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं? 8। शीर्ष कितने हैं? 8। आंतरिक कोण कितने हैं? 8। अब बारी आती है बाह्य कोण, बहिष्कोण कैसे लाओगे? तो देखो, बहिष्कोण ये रहा, ये आंतरिक कोण है तो ये इसका बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण एक ही दिशा में बनाते हैं, ठीक है, जो चेक करते हैं या आपको चित्र बना के बताना हो तो एक ही दिशा में बनाते हैं। देखो, अगर ये कोण 70 है, अगर ये कोण 110 है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 70। यानी ये 110 है तो उसका बहिष्कोण कितना हो गया? 70, रेखिक युग्म से। अब ये रहा, ये इधर बढ़ा दिया। अब मैं कहूं आपको ये 130 है, अगर ये कोण 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये आंतरिक कोण, ये इसका बहिष्कोण, मैंने ये कोण ले लिया, ये रहा। अगर मैं कहूं ये 140 है तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। फिर मैंने ये कोण ले लिया, ये कोण ले लिया, ये रहा। देख लो, सबको मैंने घड़ी की दिशा में बढ़ा के बताया है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का एक बहिष्कोण होता है। जैसे यहां पे ये रहा, प्रत्येक आंतरिक कोण का एक बहिष्कोण होता है, तो उस आंतरिक कोण और उस बहिष्कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? रेखिक युग्म की वजह से। आप ध्यान रखना, रेखिक युग्म से, यानी अगर मैं आपको आंतरिक कोण दूं तो आप बहिष्कोण निकाल सकते हैं, मैं आपको बहिष्कोण दूं तो आप आंतरिक कोण निकाल सकते हैं, मैं आपको आंतरिक कोण और बहिष्कोण का रेशो भी दे सकता हूं। मैं कहूं आपके आंतरिक कोण और बहिष्कोण का रेशो 2:1 है, 3:1 है, 5:2 है, 7:8 है, कुछ भी दू, आप आंतरिक कोण और बहिष्कोण का योग कितना निकालोगे? हमेशा 180 डिग्री, रेखिक युग्म की वजह से। तो एक बहुभुज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुभुज के बारे में आपको और जानकारी देते हुए, अब बहुभुज में और क्या क्या होता है, तो बहुभुज में आपके सवाल आता है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान ज्ञात करो, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का मान ज्ञात करो, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो, बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। यानी वहां पे वो सवाल पूछता है, थ्योरी ज्यादा नहीं पूछेगा, वहां पे सवाल पूछेगा। तो सवाल के लिए मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मूले हम लिखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं, फॉर्मूले हम लिखेंगे, यूज में नहीं लेंगे। सवाल मैं आपको बिना फॉर्मूले के करवा दूंगा, लेकिन फॉर्मूले इसलिए लिखने जरूरी है क्योंकि आप रीट वाले हो, और रीट में ज्यादा चांस, आप ध्यान रखना, रीट में ज्यादा चांस 60-70% तो वो क्या करता है, फॉर्मूला ही पूछ ले। अगर आपको वो एक फॉर्मूले को 4 तरीके से घुमा फिरा के पूछ ले तो आप क्या करोगे? तो आपको फॉर्मूला याद रखना ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर वो पूछे तो आपको याद रखना ही रखना है। अभी मैं आपको खाली ये समझा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो भुजाएं, ये भुजाओं का मतलब समझ जाना, शीर्ष भी इतने ही हैं, ठीक है। भुजाओं का मतलब समझ जाना, शीर्ष भी इतने ही हैं। अब आप क्या आएगा? आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग। फिर आप क्या आएगा? बाह्य कोणों का योग। और फिर आप क्या आएगा? विकर्ण। मैं खाली लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप बताओ, भुजाओं की संख्या, कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो कम से कम भुजाओं की संख्या होती है 3। एन का मान कम से कम कितना होगा? 3। तो ऐसी आकृति जिसके भुजाओं की संख्या 3 है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज।
अब देखो, अभी कुछ भी छोड़ दो, हमने जो याद रखा है, तो त्रिभुज आप सबको याद है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन कौन से, तो इसीलिए जब कुछ नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट हम आंतरिक कोण लेते हैं, यानी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमें याद है, आप याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्ठ कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आईएमपी कर लेना। बहिष्ठ कोण से मतलब है, एक लाइन अपने दिमाग में छाप लेना कि कुछ भी दे दे, बहुभुज का कुछ भी दे दे, हमको किससे मतलब है, हमको बाह्य कोण से मतलब है। एक लाइन अपने दिमाग में छाप लेना कि अगर बहुभुज का सवाल आए, मैं आगे सवाल करवाऊंगा तब ये लाइन बार बार बोलूंगा कि कुछ भी दे, हमको खाली बाह्य कोण अच्छा लगता है, हमको बहिष्ठ कोण से मतलब है, तो बहिष्ठ कोण के लिए दिमाग में बिठा लेना सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360। अब 360 क्यों होता है मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। फिर भी आप दिमाग में बिठा लेना कि कोई भी आकृति हो, ये आईएमपी क्यों मारा, कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी आकृति हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 50 भुजाएं हो, 100 भुजाएं हो, कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति के किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360। ये दिमाग में बिठा लेना। तो मैंने पहले ही छाप दिया, मैं आगे किसी भी आकृति का नाम लिखूं, ये मान कितना आने वाला है, ये मान आपके 360 ही आने वाला है। मैं कोई भी आकृति लिखूं, ये मान कितना आने वाला है, ये मान 360 ही आने वाला है। ठीक है, अब बारी है इसकी। अब विकर्ण, तो विकर्ण की आप परिभाषा लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो, विकर्ण की परिभाषा लिख दो कि किसी भी बहुभुज के, विकर्ण की परिभाषा लिख दो, विकर्ण हमको निकालना है, ठीक है, विकर्ण की परिभाषा लिख दो, किसी भी बहुभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। विपरीत शीर्ष को मिलाने पर बनने वाली नई भुजा को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, तो देखो अभी हम काउंट करेंगे। त्रिभुज के 3 शीर्ष है, आप देखो विपरीत शीर्ष है क्या कोई भी, ये तो साथ में ही है, एक लाइन में है, यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0। हमें पता है एक त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, आपको पता है, आपको ध्यान रखना है, एक चतुर्भुज में 0 विकर्ण, हाँ, एक त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं और एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। खाली ये 2 नंबर याद रखना, सवाल में आपका राइट करवा दूंगा इससे। ठीक है, एक त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, तो आपको ये पहले से याद है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों बहिष्ठ कोणों का योग 360 और विकर्णों की संख्या 0। अगली आकृति होती है जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो, और 4 भुजाओं की संख्या वाली आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। 4 भुजाओं की संख्या वाली आकृति को बोलते हैं चतुर्भुज। अब ध्यान रखना, हमें याद है 4 भुजाओं की संख्या वाली आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज ये भी आपको याद रखना है, अभी थोड़ी देर के लिए याद रखना, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। और इसका मान तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया, इसका मान कितना आएगा, तो ये तो सबके लिए 360 रहेगा। अब बारी है विकर्ण की, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो देखो आप यहां बना के देख सकते हो, ये कोई भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के विपरीत शीर्ष, ये रहे इसकी शीर्ष, चतुर्भुज के विपरीत शीर्ष मिला के देख लो, 1 और 2। चतुर्भुज के आप विपरीत शीर्ष मिलाओ तो 2 भुजाएं नहीं प्राप्त होंगी, 2 भुजाएं क्या होंगी, नहीं प्राप्त होंगी। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। मुझे आपको खाली ये 2 लाइनें याद करवानी है, आप ये 2 लाइनें याद कर लेना कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, योग 180, इसका योग 360 और ये सभी में 360। इतना हम सबको पहले से याद होता है, जिसको याद नहीं होता वो भी इसको याद रखना। एक त्रिभुज 180, 360, 0, एक चतुर्भुज 360, 360 और 2। अब कभी कभी ऐसे भी पूछता है, ऐसी कौन सी आकृति है
जिसके सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बहिष कोणों के योग के बराबर है। तो एक ही ऐसी आकृति है चतुर्भुज, चतुर्भुज में ही ये 360 होते हैं, बाकी ये किसी में भी नहीं होता। आप ध्यान रखना, खाली चतुर्भुज में ही ऐसा होता है। ठीक है, अब बारी है आपके पंचभुज। अब आपके n बराबर 5 पंचभुज। फिर बारी है षटभुज की, n बराबर 6 षटभुज। फिर बारी है सप्तभुज की, अष्टभुज की। आप ध्यान रखना, आगे कितना भी आ जाए, अब आगे कितनी भी भुजाएं हो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, ये सबका क्या है 360। आपको क्या करना है, 180 जोड़ते जाना है। 360 प्लस 180 कितना आएगा 540। आपको क्या करना है 180 जोड़ना है, यानी मैं ये समझा रहा हूं आपको पहाड़ा लिखना है। किसका 18 का, आपको 18 का पहाड़ा लिखना है। किसी का भी आंसर हो, अगर आपने ये पहली लाइन जमा दी जिसकी भुजाएं 3 हो, उसके सभी कोणों का योग कितना होता है 180। उसके बाद आपको 18 का पहाड़ा लिखना है, तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है 540। उसके बाद फिर पहाड़ा लिखो, 18 का पहाड़ा कितना आएगा 720। फिर 18 का पहाड़ा लिखो, कितना आएगा 900। अब आप ऐसे मत सोचना 18 का पहाड़ा तो 5 बार बोले तो 90 आएगा। अरे 90 आएगा, लेकिन पीछे 0 भी तो है, 180 भी तो है। हमें 18 के पहाड़े से मतलब है, यानी देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो एक आपके दूर हो जाएगा, क्या कि बाह्य कोण तो सभी 360 हो गए और अंतः कोणों का योग तो 18 का पहाड़ा लिखना है, 18 का पहाड़ा लिखना है। लेकिन कहां से, तो भुजाएं 3 भुजाएं होती हैं तब 180 है। उसके बाद आपको पूछे 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, तो 3 से 8 तक जाने में कितना टाइम लगेगा 5 बार। तो 18 का पहाड़ा 5 बार लिखना है। तो जिसकी भुजाएं, आप ध्यान रखना, ये रहा, जिसकी भुजाएं 8 हो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना आएगा, तो सभी अंतः कोणों का योग 18 का पहाड़ा लिखना है। कितनी बार 5 बार, और यहाँ पे 6 बार, यानी आपको ये आगे बढ़ाते जाना है। विकर्ण को आप अभी छोड़ देना, आपको खाली 2 विकर्ण याद रखने हैं। किसके, एक त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि एक चतुर्भुज में एक त्रिभुज में इन दोनों को आप याद कर लेना, और बाकी ये 18 का पहाड़ा हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, डिटेल में आप बस ये ध्यान रखना इसको इतना सा। ठीक है, अब आपके सवाल पूछता है तब क्या पूछता है, तो फिक्स 5 सवाल है। एक अगर आपको कोणों से रिलेटेड सवाल पूछे तो आपके 5 सवाल है खाली। तो मैं उन 5 सवाल को बताने वाला हूं। सवाल हम अगली क्लास में ही करेंगे, अभी मैं खाली आपको समझा रहा हूं कि वो सवाल क्या पूछता है। तो आपको पहला पूछेगा एक बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, एक बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, एक बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग कितना होगा। दूसरा सवाल पूछेगा एक समबहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होगा। अगला सवाल पूछेगा एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। फिर पूछेगा एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। और लास्ट आपको पूछेगा एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। घुमा फिरा के जो सिंपल सवाल बता रहा हूं, सिंपल सवाल। अब सिंपल सवाल नहीं भी पूछे तो मैं इसलिए इनको लिखा है क्योंकि फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के हम सवाल कर लेंगे। ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले के हम सवाल कर लेंगे। लेकिन आपके रीट का पेपर हो तो वो फॉर्मूला ही पूछता है, आपके रीट का पेपर हो तो वो फॉर्मूला ही पूछता है। तो आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखना है। वो मैंने खाली हिंट दी थी कि हम सवाल 18 के पहाड़े से भी कर लेंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे भी हम सवाल कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना फॉर्मूला भी पूछता है,
तो फॉर्मूला ध्यान रखना ही रखना है। अब कुछ भी आए कुछ भी नहीं आए, ये एक याद कर लेना, बस एक याद कर लेना कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा? कोई भी बहुभुज हो, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। कोई भी बहुभुज हो, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अब एक नया नाम लिख देना, समबहुभुज। नोट्स में एक नया नाम लिख देना, समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज क्या होता है? तो ऐसा बहुभुज, एक समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण भी समान, तथा सभी कोण भी समान। ऐसा बहुभुज, समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं भी समान तथा सभी कोण भी समान। यानी सभी कोण और सभी भुजाओं का क्या मतलब है? तो सभी भुजाओं की लंबाई समान तथा आंतरिक कोण अगर 5, हाँ देखो फिर से मैंने कहा ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो वीडियो फिर बीच में रुक गया। अब मैंने बहुत सारा आगे पढ़ा दिया, वो सब वापस समझाना पड़ेगा आपको। देखिए हम थे समबहुभुज में, समबहुभुज मैं फिर से बता देता हूं, समबहुभुज सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण समान। सभी कोण का मतलब है प्रत्येक कोण समान, प्रत्येक आंतरिक कोण भी समान और प्रत्येक बाह्य कोण भी समान। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। प्रत्येक का मान कैसे निकालोगे? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं। आप 5 दोस्त हो और आपको एक पिकनिक पे जाओ, तो आप क्या करते हो? कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो। भाई पैसे कोई एक तो देगा नहीं, तो जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो आप क्या करते हो? सबसे समान राशि लेते हो। सबसे हम क्या करेंगे? एक समान राशि लेते हैं। जैसे मान लो कि आप 5 दोस्त हो, आप 5 दोस्त को शिमला कुल्लू मनाली घूमने जाना है, तो आपने क्या किया? प्रत्येक से 5-5 हजार रुपए लिए। तो आपने 5 दोस्त थे, प्रत्येक ने 5-5 हजार रुपए दिए और सबने एक राशि इकट्ठी की 25 हजार रुपए की। आप घूमने गए, घूम फिर के आप वापिस आ गए और वापिस आने के बाद आपके 500 रुपए शेष बच गए। जो आप 25 हजार रुपए ले गए थे उसमें 500 रुपए शेष बच गए थे। अब आप क्या करोगे? तो वो 500 रुपए किसके हैं? तो वो 500 रुपए आप 5 लोगों के हैं। तो आपको क्या करना है? उस कुल धन को, उस 500 रुपए के धन को आपको 5 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करोगे? 5 का भाग करोगे। आप बिना किसी कुछ भी सोचोगे नहीं। अब आप ऐसे थोड़ी कि मैथ लगाने बैठोगे। आप क्या करोगे? डायरेक्ट बोलोगे प्रत्येक को 100 रुपए वापस दे दो। तो आपने क्या किया? तो हमेशा कभी भी कोई कुल मान हो और कुल मान को आपको कुछ भागों में बांटना हो और प्रत्येक भाग समान भी हो, तो हम क्या करते हैं? उनकी कुल संख्या का भाग करते हैं। तो सभी बहिष्कोणों का योग कितना है? सभी बहिष्कोणों का योग 360 है। सभी बहिष्कोणों का योग कितना है? 360। और लोग कितने हैं? लोग n है, n सवाल में देगा, लेकिन अभी तो n ही है कि भुजाओं की संख्या n है। तो मुझे n लोगों में 360 को बांटना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं n का भाग करूंगा, 360 बटे n। आपको एक ही फॉर्मूला था 360, योग 360। तो प्रत्येक कैसे निकालोगे? तो प्रत्येक निकालने के लिए क्या करना है? खाली उनकी संख्या का भाग करना है। ठीक है, अब इन दोनों पे आ जाओ। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग और बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग। ध्यान रखना, प्रत्येक का मतलब है n का भाग करना है। जो भी मान यहां आएगा उसमें मुझे n का भाग करना है। तो पहले यह जरूरी है कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो देखो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। आप जिससे भी इस फॉर्मूले को याद रखना चाहो याद रख सकते हो। अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, तब कहा था एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 3 हो, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। फिर मैंने कहा था n बराबर 4 है, आपको पहाड़ा लिखना है, तो 18 का पहाड़ा लिखते जाओ, कितना आएगा? 360। फिर मैंने कहा था n बराबर 5 है, तो आप पहाड़ा लिखो, कितना आएगा? 540। फिर n बराबर 5 है, आप पहाड़ा लिखो। n बराबर 6 है, आप पहाड़ा लिखो, कितना आएगा? 720। फिर n बराबर 7 है, 900। फिर n बराबर 8 है, 1080। ऐसे आप पहाड़ा लिखते जाओ। यदि 3 भुजाएं हैं तो आंसर कितना है? 180। 4 है तो 360, 5 है तो 540। यानी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पहाड़ा लिख रहा हूं, किसका? 180 का।
यानी 18। आप याद रखने के लिए 18 मान सकते हो, लेकिन रियलिटी में मैं क्या कर रहा हूं, 180 का पहाड़ा लिख रहा हूं। देखो आपका ये फॉर्मूला बनाएगा, 180 किसका मान है, जिसकी भुजाएं 3 हो, अब आपके पास एक बहुभुज की भुजाएं कितनी है, n, और आपको 180 लाना है। तो 3 भुजाओं के लिए 180 कैसे लाओगे, तो आप खुद सोचो, आपने क्या किया, 180 लाने के लिए 3 में से 2 को घटाया और उसमें क्या किया, 180 का गुणा। भाई आपको 180 लाना है, तो 180 कैसे आया, 1 गुणा 180। यहां पे देखो समझने की बात है, आप 180 कैसे लाए, तो 180 गुणा 1, 180 गुणा 2, 180 गुणा 3, 180 गुणा 4, 180 गुणा 5 और 180 गुणा 6। भाई आपने 180 का पहाड़ा लिख दिया, लेकिन 180 का पहाड़े का क्या मतलब है, 180 गुणा 1, 180 गुणा 2, 180 गुणा 3, 180 गुणा 4, 180 गुणा 5, 180 गुणा 6। अब ये 1 है, लेकिन 1 तो हम लाए, 3 था ना, भुजाएं कितनी थी, 3, तो 3 से 1 हो गया, आपने क्या किया, 2 कम, 4 से 2 हो गया, आपने क्या किया, 2 कम, 5 से 3 हो गया, आपने क्या किया, 2 कम, 6 से 4 हो गया, आपने क्या किया, 2 कम। यानी फॉर्मूला बनाने का एक तरीका क्या है, तो सभी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। आप ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो भुजाओं में 2 कम, आप इसको दिमाग में बिठा लेना, भुजाओं में 2 कम व उसमें 180 का गुणा, भुजाओं में 2 कम करके उसमें आपको क्या करना है, 180 का गुणा, भुजाओं में 2 कम करके आपको 180 का गुणा करना है। ध्यान रखना, भुजाओं में 2 कम करके आपको 180 का गुणा करना है, ठीक है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, कोई भी मान, अगर मैं कहूं किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 7 है, तो आप क्या करोगे, भुजाओं में 2 कम किया, कितना हो गया, 5, और उसमें 5 में 180 का गुणा। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या में 2 कम और उसमें 180 का गुणा। अगर मैं कहूं किसी बहुभुज की भुजाएं 10 है, तो आप क्या करोगे, भुजाओं में 2 कम 8 और 8 में क्या करोगे, 180 का गुणा। अब मैं कहूं किसी बहुभुज की भुजाएं n हो, की भुजाओं की संख्या n हो, तो आप क्या करोगे, n में 2 कम तो n माइनस 2 और उसमें क्या करोगे, 180 का गुणा। खाली मैं आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, ध्यान रखना, याद है तो अच्छी बात है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो भुजाओं में 2 कम n माइनस 2, भुजाओं में 2 कम और उसमें 180 का गुणा, भुजाओं में 2 कम और उसमें 180 का गुणा। ध्यान रखना, भुजाओं में 2 कम और उसमें 180 का गुणा। मैं आपको आगे इसको लिखने के अलग अलग तरीके भी बताने वाला हूं, ठीक है। आगे क्या, चलो मैं यही भी बता देता हूं, भुजाओं में 2 कम और उसमें 180 का गुणा। कभी कभी ये 360 को वो क्या लिख सकता है, 4 समकोण। आपको कभी कभी पूछ ले कि एक बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या होता है, और आपको ऑप्शन में मिले ही नहीं 360, तो 360 नहीं मिले तो वो वहां पे क्या मिल सकता है, वहां पे 4 समकोण भी मिल सकता है। तो उसी तरह आप यहां पे ध्यान रखना, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, इसका आंसर है एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। देखो नोट्स बनाओ तब ये साथ में लिखते जाना, एग्जाम में पूछ सकता है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो n माइनस 2 भुजाओं में 2 कम गुणा 180, या अगर उसको ये अच्छा नहीं लगे तो आप सोचो इसमें से 2 निकाल दो और इनमें गुणा कर दो, तो वो क्या लिख सकता है, 2n माइनस 4 और क्या लिख सकता है, 90 डिग्री। वो आपकी क्या लिख सकता है, 2n माइनस 4 और 90 डिग्री। उसने क्या किया, 180 को 90 बना दिया और 2 का गुणा कर दिया। और इसी को कभी कभी लिखता है, ध्यान रखना, आईएमपी कर देना, 2n माइनस 4 और पीछे क्या लिखेगा, समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। दिमाग में बिठा लेना, 360 को 4 समकोण लिख सकता है, और ये n में 2 कम, भुजाओं में 2 कम गुणा 180 को वो क्या कर सकता है, 2n माइनस 4 और समकोण भी लिख सकता है, वो कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको ये याद नहीं हुआ, अगर आपको ये तरीका याद नहीं हुआ,
तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि आप किससे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं कि सभी अंतः कोणों का योग कैसे निकालोगे। तो आप ये बताओ, कोण, कोण और वो भी अंतः कोण, तो कोण बनाने के लिए कितनी भुजाएं होनी चाहिए? कोण बनाने के लिए 2 भुजाएं होनी चाहिए। कोण बनाने के लिए 2 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया? कोण बनाने के लिए 2 भुजाएं होनी चाहिए। अब भुजाएं कितनी है? n। भुजाएं कितनी है? n। n में से आपको 2 भुजाएं कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 भुजाएं हैं और जब आप कोण गिनने बैठोगे तो 2 भुजाएं तो आपने ले ली, बची कितनी? 8। तो इसी तरह बारी बारी से सबका कोण निकालो। तो n-2 भुजाओं में 2 कम किया क्योंकि 2 के मध्य कोण बनेगा। और दूसरा, ये भुजा का मतलब होता है रेखा। भाई भुजा कहीं अलग से तो आया नहीं है, भुजा का मतलब है रेखा। एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। हमारे पास कितनी रेखाएं हैं? हमारे पास n-2 रेखाएं हैं। कैसे n-2? क्योंकि आपके पास 10 भुजाएं हैं, लेकिन 2 भुजाएं तो आपने निकाल दी। क्यों निकाल दी? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। तो बची कितनी भुजाएं? तो 2 कम, 10 भुजाओं में 2 निकाल दो तो 8 भुजाएं, और 8 भुजाएं यानी 8 रेखाएं, और प्रत्येक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप याद रखने के लिए ये तरीका काम में ले सकते हो। ध्यान रखना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। याद आप कैसे रख सकते हो वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है। भुजाओं में 2 कम, n-2 गुणा 180, और प्रत्येक अंतः कोण का मान, अब यहां पे मेहनत नहीं करनी है, प्रत्येक अंतः कोण का मान n-2 गुणा 180 बटे n, n-2 गुणा 180 बटे n। फिर से मैं आपको समझा दूं, सवाल में बिना फॉर्मूले के करवा दूंगा। सवाल में बिना फॉर्मूले के करवा दूंगा। किससे? खाली किससे? 360 से। आपको खाली बहिष्कोण देखना है, सवाल में करवा दूंगा। फिर भी अब परीक्षा में फॉर्मूला ही पूछ ले तो क्या करोगे? फॉर्मूला ही पूछ ले तो फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। इसलिए मैं इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं। तो आपको अच्छी तरह नोट्स बना के फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं लास्ट, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, देखो ये कठिन है, आप मानो मत मानो, सबसे कठिन यही है, इसीलिए मैंने लास्ट में नाम लिखा है विकर्ण। देखो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वो 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर है उससे आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर है उससे आता है। आपको पूछेगा n बिंदु है, भाई आपके जो शीर्ष है वो क्या है? n बिंदु है। n बिंदुओं से रेखाएं कितनी बनेंगी? वहां पे एक चैप्टर है, n बिंदुओं से रेखाएं कितनी बनेंगी? तो n बिंदुओं से रेखाएं बनती हैं nc2। n बिंदुओं से एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, तो n में से 2 रेखाएं लो तो कितने बिंदु बनते हैं? nc2। फिर बात आती है विकर्ण, तो विकर्ण में भुजाओं को नहीं गिनते, तो भुजाएं कितनी है? n, तो nc2 माइनस n, ये फॉर्मूला लिखते हैं 11th क्लास में। लेकिन हमको ये याद नहीं रखना है, मैं आपको एक दूसरा तरीका, सिंपल तरीका याद करवा देता हूं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि कम से कम विकर्ण होने के लिए कितनी भुजाएं चाहिए? 4। भाई आपके त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं? 0। एक त्रिभुज में 0 विकर्ण होता है, यानी कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए विकर्ण होने के लिए। तो याद रखना है, त्रिभुज में 0 विकर्ण, यानी विकर्ण होने के लिए कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया? n-3। n-3 क्यों किया? क्योंकि आपके 3 भुजाओं में विकर्ण 0 आएगा, तो आप n का मान 3 रख के देख लो, 3 - 3 0। भाई सिंपल है ना। तो इसलिए आपको याद रखवाया, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता, यानी त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता, तो आप उससे याद रखना n-3। और एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज के 2 विकर्ण यानी 4/2, तो उससे क्या आया? n/2। देखो आपको याद ही रखना है विकर्णों की संख्या, इससे आता है ये n-3/2, सीधे फॉर्मूला है n-3/2। लेकिन मैं आपको याद करवाने का तरीका बता रहा हूं, और याद करवाने का तरीका मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया, लेकिन देखो वो वीडियो मोबाइल में ओवर हीटिंग की वजह से मोबाइल में फिर से वीडियो एक बार बंद हो गया। तो हाँ, अभी तक 10-20 मिनट का नुकसान हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूं और वहां पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 20 मिनट का वीडियो बनाना ही तो है, 20 मिनट के वीडियो में आप खुद सोचो ये मोबाइल कब बंद हो जाता है,
बार बार चेक करना पड़ता है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, हाँ अब फिर से मैं आपको बताता हूँ विकर्ण के लिए। देखो जो वो मैंने समझाया वो एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूं। सीधे सीधे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n-3 और बटे 2। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसे याद रखना, एक है चतुर्भुज और एक है त्रिभुज। मैंने इन दोनों के विकर्ण आपको याद रखवाए, एक त्रिभुज में 0 विकर्ण और एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण। तो एक आकृति में विकर्ण होने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी जरूरी हैं। तो 3 भुजाओं को, त्रिभुज को n-3 याद कर लेना, और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। अब आप n का मान 4 रखो, तो ये तो 1 हो गया। अब मजबूरी है 4 का आधा करना पड़ेगा, तो चतुर्भुज आपके किसको याद रखवाएगा, n/2 को। चतुर्भुज आपके n/2 को याद रखवाएगा। मैंने खाली बहुभुज के फॉर्मूले लिखे हैं, ध्यान रखना, खाली फॉर्मूले लिखे हैं। सवाल में करवाऊंगा, आपका एक भी फॉर्मूला मैं काम में नहीं लूंगा। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब एक भी फॉर्मूला काम में नहीं लूंगा। आपको फॉर्मूले क्यों याद रखने हैं, आपको फॉर्मूले एग्जाम में अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछे तो वो फॉर्मूला याद हो तो ही तो आप राइट करोगे। खाली ट्रिक के भरोसे बैठोगे तो आप क्या कर लोगे, जब फॉर्मूला ही याद नहीं हो। तो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला मैं याद इसलिए करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में फॉर्मूला पूछे और घुमा फिरा के पूछे तो आपको याद रखना है। 5 चीजें हैं, मैं फिर से समझा रहा हूं, 5 चीजें हैं। सभी बहिष्कोणों का योग कितना आएगा, 360। सभी बहिष्कोणों का योग 360, या इसी को क्या लिख सकता है, 4 समकोण, या इसी को क्या लिख सकता है, 4 समकोण। दूसरा, प्रत्येक एक समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, तो क्या करोगे, 360/n। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 360/n। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग याद रखना। भुजाओं में 2 कम गुणा 180, भुजाओं में 2 कम गुणा 180। भुजाएं कितनी हैं, n, भुजाओं में 2 कम गुणा 180, तो n-2 गुणा 180। अगर ये आपको याद नहीं हो तो ये भी मिल सकता है, 2n-4 गुणा 90, या इसी को लिख सकता है 2n-4 और पीछे क्या लिख सकता है, समकोण। आप ध्यान रखना, ये कुछ भी लिख सकता है, सभी अंतःकोणों का योग। फिर आगे आएगा प्रत्येक अंतःकोण का योग, तो भुजाओं में 2 कम गुणा 180 और बटे n। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो विकर्ण आपको याद ही रखना है। विकर्ण आपको याद ही रखना है कि किसी भी बहुभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले जो नई भुजा है उसे विकर्ण कहते हैं। ये याद रखना है, n-3/2। लेकिन मुझे बस विकर्ण से आपको क्या याद आना चाहिए, विकर्ण से आपको याद आना चाहिए, एक होता है त्रिभुज और एक होता है चतुर्भुज। आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, तो 0 कैसे आएगा, तो 0 आएगा n-3 से। n का मान 3 रखो तो 3-3 0। तो एक त्रिभुज में 0 विकर्ण था, n-3। चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। n का मान 4 यहां पे रखो तो 1 आ रहा है। अब आपके पास बचा n में क्या करो, तो आधा करेंगे तो ही 2 आएगा, तो क्या लिखना है, n/2, n-3/2। ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर भी मैंने आपको इन दोनों से याद करवाया है। ध्यान रखना, फॉर्मूले क्यों लिखे, क्यों इतनी मेहनत की, क्योंकि आपको बिना फॉर्मूले के आप सवाल कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछा तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। अगली क्लास में हम सवाल करने वाले हैं, अगली क्लास में हम इसके सवाल करेंगे। तो मैं आपको बिना फॉर्मूले के सवाल करवा दूंगा, फिर भी मैं फॉर्मूला साइड में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। फिर से ध्यान रखना, एक चीज इतना सब आपको याद हो जाए फिर दिमाग में बिठा लेना। बहुभुज मतलब बहिष्कोण को देखना है और सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। एक लाइन दिमाग में बिठा लेना, बहुभुज मतलब बहिष्कोणों को देखना है और सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। दूसरी लाइन, किसी भी बहुभुज के एक आंतरिक कोण और उसके बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक रेखा पे होते हैं। ये 2 लाइनें दिमाग में बिठा लेना, तो मैं सवाल राइट करवा दूंगा। और फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, 360/n। भुजाओं में 2 कम, n-2 × 180, भुजाओं में 2 कम × 180/n। और त्रिभुज चतुर्भुज n-3 n/2। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
हाँ, अब मैं एक वीडियो आज ही बना देता, लेकिन हाँ, बहुत सारी बीच में दिक्कत हो गई, 2-3 बार वीडियो रुक गया। ठीक है, तो मोबाइल बहुत ज्यादा ओवरहीट हो रहा है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हाँ, जितना हो सकता है उतनी मैंने कोशिश की। इसको आप अच्छी तरह राइट डाउन करके अच्छी तरह नोट्स बना लो। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, देखो इतनी परेशानी में वीडियो बन रहा है, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। क्योंकि देखो अच्छे व्यू नहीं आ रहे, और वीडियो इसलिए बन रहा है, देखो व्यू नहीं आने के बाद भी वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। सही बता रहा हूं कि ये जब तक ज्योमेट्री चलेगा तब तक तो मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊं उसके लिए आपको करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और आप मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरा वीडियो लोगों के काम आ रहा है। आप ऐसा सोच के मत बैठना कि नहीं हमारा फायदा हो जाए बाकी किसी का फायदा नहीं हो, क्योंकि ये कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको अच्छी अच्छी कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।